हमको बात करनी है अब जीएस पेपर 4 की, जो बात कर रहे थे हम एथिक्स की, ठीक है, एथिक्स के पीवाईक्यूज की बात कर रहे थे। अब हम बात करें 2016 में जो पीवाईक्यूज आए थे एथिक्स में, यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन ए के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू द सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, हमको बताना है कि कैसे एथिक्स कंट्रीब्यूट करता है, हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड द सोशल एंड वेलबींग, है ना, सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग कैसे कंट्रीब्यूट करता है वो हमको बताना है यार। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे, वी कैन इंट्रोड्यूस बाय गिविंग द एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स। बॉडी के अंदर हम कुछ एथिकल वैल्यूज की बात करेंगे, कैसे एथिक्स कंट्रीब्यूट करता है टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम कंक्लूजन के अंदर क्या करेंगे यार, कंक्लूजन के अंदर सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे, सिग्निफिकेंस एंड वे फॉरवर्ड, significance of ethics and a way forward। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। एथिक्स देखो, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना, सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड अस द फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टुवर्ड व्हाट, अ मोरल एंड अ वर्चुअस लाइफ, एंड एक तरह से ह्यूमन, है ना, स्पीसीज को एक तरह से फ्लरिश करने में हेल्प करता है। एथिक्स provides a framework for guiding individuals and communities toward living a moral and virtuous life and promoting human फ्लरिशिंग। इंडिविजुअल गाइड करता है, कम्युनिटी को गाइड करता है टुवर्ड दी मोरल एंड वर्चुअस लाइफ, एंड ह्यूमन स्पीसीज को फ्लरिश करने में हेल्प करता है। और हम बताएंगे कैसे हमारे पास एथिक्स कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग है। इसको हम बता सकते हैं थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल एथिक्स। वन ऑफ द illustrations of how ethics contributes to social and human well-being is through the practice of medical ethics। What is medical ethics, sir? Medical ethics is the study of ethical issues arising from medical treatment and research। एंड इसमें क्या क्या चीज़ें आती है यार, है ना, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ बेनिफिसेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन मेलिफिसेंस, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेडिकल एथिक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता सकते हैं चीज़ों को। ethical consideration in medicine include the principle of autonomy, beneficence, non-maleficence,
सेंस एंड जस्टिस। पहले तो जो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी है ये बताता है कि जो इंडिविजुअल हैव द राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। सो फॉर इंस्टेंस द प्रिंसिपल ऑफ autonomy asserts that individuals have the right to make their own decisions regarding their health and medical treatment। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी हो गया। जो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस है, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस on the other hand it requires medical professionals to act in the best interest of their patients। ओके, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस। देखो जो नॉन मेलिफिसेंस का जो प्रैक्टिस है ना, ये बताता है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं दे शुड अवॉइड कजिंग हार्म टू द पेशेंट। नॉन मेलिफिसेंस another ethical principle in medicine requires medical professionals to avoid causing harm to their patients। लास्टली जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है वो क्या बताता है कि जो मेडिकल रिसोर्स हैं दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली यार, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस। मतलब रिगार्डलेस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस हर आदमी के पास एक्सेस होना चाहिए टू द क्वालिटी मेडिकल केयर। फाइनली द प्रिंसिपल ऑफ justice requires that medical resources be distributed fairly without discrimination और प्रीजुडिस। ओके, मतलब जो एक्सेस है सबके पास होना चाहिए विदाउट रिगार्डलेस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट बाय अपहोल्डिंग एथिकल प्रिंसिपल्स वी कैन क्रिएट व्हाट अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। मैक्सिमम जो कंक्लूजन है मैं इसी प्रकार से लिखते हैं यार, ठीक है। thus by upholding ethical principles we can create a more just and equitable society where everyone has the opportunity to live a
हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कंक्लूड किया भाई। आंसर को, क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। तो हमने यहाँ पे मेन जो एग्जांपल दिया वो मेडिकल एथिक्स का दिया है ना। सो वहाँ पे हमारे पास जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस ऑफ ऑटोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मैलिफिसेंस एंड जस्टिस, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया यार है ना। जो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी वो बताता है कि उनके पास जो पेशेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास खुद की राइट्स है कि वो डिसीजन ले सके रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड मेडिकल ट्रीटमेंट है ना। जो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस है वो बोलता है कि जो डॉक्टर है, जो मेडिकल प्रोफेशनल है, वो बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे उसके पेशेंट के। एंड जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन बेनिफिसेंस है वो बोलता है कि देखो उनको है ना कोई भी इंजरी या फिर कोई भी हार्म प्रोवाइड करने से रुकता है एक प्रकार से डॉक्टर प्रोफेशनल्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को। लास्टली जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, इट ये बोलता है कि देखो भाई जो रिसोर्स है, मेडिकल रिसोर्स है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूट फेयरली, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट दस बाय अपहोल्डिंग व्हाट, बाय अपहोल्डिंग द एथिकल प्रिंसिपल्स, हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं जिससे लोग अच्छे से जी पाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जी पाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जी पाएँ एंड फुलफिलिंग लाइफ जी पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, वाई शुड इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप बी कंसिडर्ड एज द फाउंडेशनल वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस स्पेशली इन द प्रेजेंट डे सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमको क्या बात करनी है कि यार इरेलेवेंस, मतलब जो रिलेवेंस की बात करनी है, रिलेवेंस ऑफ व्हाट, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप इन पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। वाई शुड इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप बी कंसिडर्ड एज द फाउंडेशनल वैल्यू इन पब्लिक सर्विस स्पेशली इन द प्रेजेंट डे सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, इलस्ट्रेट योर आंसर्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स का हमको आंसर का इलस्ट्रेट करना है। सो वी कैन इंट्रोड्यूस बाय गिविंग द रिलेवेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप इन पब्लिक सर्विस। रिलेवेंस ऑफ impartiality and non-partisanship or non-partiality in public service। बॉडी के अंदर हम क्या करना है भाई, इलस्ट्रेट करना है विद एग्जांपल्स की रिलेवेंस क्या है आज के ज़माने में, कि इम्पोर्टेंस ऑफ ना करंट कॉन्टेक्स्ट में, इसको एग्जांपल्स का सब्सटेंशिएट करेंगे। एंड हाउ दिस आर फाउंडेशनल वैल्यूज, हाउ इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप आर फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर अ पब्लिक सर्विस और इन पब्लिक सर्विस। लास्ट में विद कंक्लूड कर देंगे विद सिग्निफिकेंस। जो इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप है वो फाउंडेशनल वैल्यूज क्यों है भाई पब्लिक सर्विस के अंदर, बिकॉज दे प्रमोट्स व्हाट, फेयरनेस, न्यूट्रलिटी एंड इक्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इस प्रकार से हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप आर foundational values in public service because they promote fairness, neutrality and equality in डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें कि जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इज इन इलेक्शन, इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन।
So one example of the importance of impartiality and non-partisanship in public service is in the administration of election. जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स होते हैं must remain neutral and unbiased in their duties to ensure that elections are conducted fairly and transparently. Ensure that elections are conducted fairly and transparently, and they must favor they must not favor any particular party or candidate and must ensure that all voters have equal access to the voting process. Okay, they must not favor any particular political party or candidate and must ensure that all voters have equal access to the voting process. जो इंटीग्रिटी है ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस किस पर रिलाई कर रहा है भाई? इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इट। ठीक है, सो हम एक फ्लो चार्ट से ये बता सकते हैं कि देखो जो पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी है प्लस नॉन पार्टीशनशिप, this is equals to neutral bureaucracy. And which leads to committed bureaucracy. तो इस प्रकार से आप समझा सकते हो चीज़ों को, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यार। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इम्पार्शियलिटी का, हम पब्लिक सर्विस के अंदर देख सकते हैं, है ना। और भी कहाँ दे सकते हैं? हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के अंदर दे सकते हैं। लाइक जो डिस्ट्रीब्यूशन है पब्लिक रिसोर्स सच एज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, है ना, जो डिसीजन है वो मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड एंड फेयरनेस अदर देन पॉलिटिकल फेवरेटिज्म। ओके, सो इम्पार्शियलिटी जो है इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, द डिसीजन, है ना, मस्ट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक रादर देन पॉलिटिकल एंड पर्सनल गेन। सो इन द distribution of public resources such as healthcare and education, decision must be made based on needs and fairness rather than political
favoritism. So conclude कर सकते हैं by mentioning that upholding these values in the administration, that is impartiality and non-partisanship का, and in selection and promotion of public servants and promotion of public service can ensure that जो decision are made in the best interest of the public, एक तरह से ये प्रमोट करेगा फेयरनेस को, इक्वालिटी को, एंड जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करेगा. सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट अपहोल्डिंग दिस वैल्यूज in the administration of election and the provision of public service can ensure that decisions are made in the best interest of the public, that promote fairness and equality and strengthen the democratic governance. ओके, सो ये हमने क्या किया भाई, आंसर कंक्लूड किया. क्वेश्चन क्या था, वाई शुड इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप बी कंसिडर्ड एज फाउंडेशनल वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस स्पेशली इन द प्रेजेंट डे सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, इलस्ट्रेट योर आंसर्स विद एग्जांपल्स. ठीक है, सो हमको इंट्रोड्यूस करना है बाय मेंशनिंग दैट जो इम्पार्शियलिटी या फिर नॉन पार्टीशनशिप है ना, वो बहुत ज़रूरी फाउंडेशनल वैल्यूज है यार, जिसको प्रमोट कर सकता है फेयरनेस को, न्यूट्रलिटी को एंड इक्वालिटी को, जिसको हमने बताया विथ एग्जांपल्स. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन में बताया कि देखो जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए, अनबैस्ड होना चाहिए, जिससे जो इलेक्शन है एक फेयर मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में हो सके, है ना. जी ज़्यादा एक तरह से फेवर नहीं करना है उनको किसी पर्टिकुलर पार्टी को, किसी कैंडिडेट को, है ना. इक्वल एक्सेस होना चाहिए टू वोटिंग राइट्स टू ऑल दी, है ना, इक्वल एक्सेस टू वोटर्स, है ना, वोटिंग टू ऑल दी वोटर्स. ठीक है, हमारे पास एक फ्लो चार्ट से हमने बताया कि कैसे जो पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टीशनशिप है, वो एक तरह से न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी लाता है, एंड न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी लीड्स टू व्हाट, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी. एक तरह से और बताया भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक रिसोर्स में हमने बताया कि कैसे इम्पार्शियलिटी बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मस्ट बी ऑन द नीड्स एंड फेयरनेस रादर देन इन पॉलिटिकल फेवरेटिज्म. ठीक है, सो हमने ये बताया कि देखो भाई जो पॉलिटिकल ये जो इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जब उसको हम फॉलो करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन में, प्रोविजंस ऑफ पब्लिक सर्विस में, तो हमारे पास क्या होता है यार, हम प्रमोट कर सकते हैं, है ना. तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेस्ट काम कर सकते हैं, फेयरनेस को प्रमोट कर सकते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं, जो हमारे पास जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का सिस्टम है उसको और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गवर्नेंस. हमको बात किसी करनी है गवर्नेंस टर्म के बारे में, आप क्या समझते हो उसकी बात करनी है. गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस, तीन चीज़ों की बात करनी है. गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस का मतलब क्या समझते हो, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस. ठीक है, सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे आंसर को बाय गिविंग द डेफिनेशन ऑफ द थ्री टर्म्स. ब्रीफ डेफिनेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं. इसकी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे यार, एग्जांपल्स के साथ हमारे पास डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, गवर्नेंस के रेफरेंस में, गुड गवर्नेंस के रेफरेंस में, एथिकल गवर्नेंस के रेफरेंस में, उसकी बात करेंगे, है ना. व्हाट मोर नीड टू बी डन, उसके बारे में बात करेंगे. एग्जांपल्स ऑफ इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, है ना. व्हाट मोर नीड टू बी डन, उसकी बात करेंगे. ओके, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे यार, सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल गवर्नेंस. हमारे पास उसके बाद कंक्लूड कर देंगे विथ अ वे फॉरवर्ड.
ओके, सो गवर्नेंस मतलब क्या है भाई? गवर्नेंस का मतलब है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना, एंड द वे इन विच पावर इज एक्सरसाइज इन मैनेजिंग रिसोर्स। ठीक है, गुड गवर्नेंस क्या है ना, इट इज नथिंग बट, है ना, डिसीजन मेकिंग तो करना ही करना है ना, बट किस प्रकार से करना है? टू प्रमोट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, है ना, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंश्योर करेंगे। एथिकल गवर्नेंस क्या होता है यार? इट इज़ द गवर्नेंस दैट इज गाइडेड बाय एथिकल प्रिंसिपल्स सच एज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबको बताएंगे यार, ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी जैसे ही जाएगा। गवर्नेंस refers to the process of decision making and the way in which power is exercised in managing resources and affairs of a community, organization और country। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल तो हमारे पास है ही, एथिकल गवर्नेंस का एग्जाम्पल है ही। गवर्नेंस का मतलब हम समझ गए। नाउ उनकी बात किसी करनी है गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस इज व्हाट इट इज ऑन द अदर हैंड, refers to the principles and practice that promote effective and efficient decision making। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, है ना, यहाँ पे हमारे पास अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। इन गवर्नेंस। ओके, तो आप एक बोल सकते हो एथिकल गवर्नेंस की बताओ। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस, इट इंक्लूड अ गवर्नमेंट दैट इज ट्रांसपेरेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अकाउंटेबल टू द सिटीजन, एनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन। वही है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, इट इज सीन इन organizations that have clear code of conduct, provide equal opportunities for all members and are responsive to the needs and concerns of their stakeholders। ओके, क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। सो ये सब हम एग्जांपल देते गुड गवर्नेंस की बात की, ठीक है। एथिकल गवर्नेंस की बात करेंगे तो एथिकल गवर्नेंस के डेफिनेशन अगर हम बात करें, सो एथिकल गवर्नेंस, ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, गुड गवर्नेंस,
governance and ethical governance. Meanwhile, तो एक है ना, एक यहाँ पे चार्ट भी आ सकते हैं यार, हम बता सकते हैं इसको गुड गवर्नेंस प्लस गुड इंटेंशन प्लस एथिकल गवर्नेंस, ये क्या लाता है आपस में मिलके, दिस ऑल ब्रिंग्स व्हाट, दिस ऑल ब्रिंग्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस, efficient and effective गवर्नेंस। अगर हम एथिकल गवर्नेंस की बात करें, meanwhile it is what, ethical governance refers to governance that is guided by ethical principles such as honesty, integrity, fairness, and respect for human rights। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ये हमने, अगर हम एग्जांपल की बात करें, एथिकल गवर्नेंस की बात करें, देखो एथिकल गवर्नेंस उन कंट्रीज में देखने को मिलता है जहाँ पे कंट्रीज दैट प्रायोरिटाइज ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस इन देयर पॉलिसीज एंड दे आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन। सो एथिकल गवर्नेंस कैन बी seen in countries that prioritize human rights and social justice in their policies and that are committed to protecting the dignity and well-being of all citizens। ओके, सो लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दिस एथिकल गवर्नेंस मॉडल प्रमोट्स व्हाट, social responsibility and social impact in business as well as uphold ethical principles such as dignity और respect for human and social justice। ठीक है, तो हमारे पास गवर्नेंस की बात की ही, गुड गवर्नेंस की बात की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, बिकॉज एथिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दिस एथिकल गवर्नेंस, नहीं यहाँ पे हम एथिकल गवर्नेंस की एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक जो टॉम शूज है ना, वो कंपनी है दैट इज कमिटेड टू गिविंग बैक टू द सोसाइटी बाय डोनेटिंग द पेयर ऑफ शूज टू चिल्ड्रन इन नीड फॉर एवरी पेयर ऑफ शूज परचेज। ठीक है, जो हर आदमी जो एक जूता खरीदता है, तो एक जो ये जो TOMS शूज है ना, वो एक जो जरूरत वाले लोग होते हैं उनको जूता देता है। तो इस प्रकार से आप समझना है कि एथिकल गवर्नेंस का एक तरह से क्या है, ये ना आउटकम है। एथिकल गवर्नेंस मॉडल प्रमोट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल impact in business as well as uphold ethical principles, okay, such as respect for human dignity and social
जस्टिस। ओके, सो ये था भाई हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गवर्नेंस। हमको बात किसकी करनी है? गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस की, एथिकल गवर्नेंस की। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों टर्म्स को बताया, गुड गवर्नेंस को बताया ना, गवर्नेंस को बताया है ना। उसके बाद गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस में एग्जांपल दिया कि गुड गवर्नेंस किसको बोलेंगे? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसके मेंबर्स को, एंड इट इज रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ द स्टेक होल्डर। हम बोल सकते हैं कि देखो यार वहाँ पे गुड गवर्नेंस चल रहा है। एथिकल गवर्नेंस किसको बोलेंगे? देखो एथिकल गवर्नेंस मतलब ऐसा गवर्नेंस जहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है ना, लाइक ऑनेस्टी, डिग्निटी को मेंटेन करके, है ना, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके। फॉर एग्जांपल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहा है ह्यूमन राइट्स को, सोशल जस्टिस को। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल दें तो जो TOMS सूज का भी एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, इस एग्जांपल मैंने जो दिया यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट में हमने कंक्लूड किया भाई मैंने, देखो एथिक्स के आंसर ना आप समझना, कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता यार, चीज़ें वेग होती है, बिकॉज आपको समझना है हर चीज़ तो हर आदमी परफेक्ट नहीं दे सकता। ठीक है, जो चीज़ अच्छी कवर रहती है, अच्छी से तैयार रहता है, वो अच्छे से बन जाता है। जो चीज़ नहीं है हाँ बट लिख के आना है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमारे पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए यार। सो लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट दिस एथिकल गवर्नेंस मॉडल, बिकॉज हमको एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में हमारे पास किसकी बात होगी? एथिकल गवर्नेंस की। तो हमने बोला लास्ट में, दस दिस एथिकल गवर्नेंस मॉडल प्रमोट सोशल जस्टिस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करता है, सोशल इम्पैक्ट लाता है भाई बिजनेस पे भी। एंड ये सोशल, वैसे तो एथिकल गवर्नेंस होता क्या है, इट अपहोल्ड द प्रिंसिपल सच एज ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस। तो सब चीज़ हमने बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिस्कस महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सीन। ओके, हमको महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट है 7 सीन का, उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट है 7 सीन का, उसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं यार, है ना। ये फ्यू लाइन्स, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो 7 सीन्स हैं या फिर 7 ब्लंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, जो कि अंडरमाइन करते हैं ह्यूमन प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस को। सो एक फ्यू लाइन्स बता सकते हैं MK गांधी के बारे में, उनके जो यहाँ पे ये जो कोटेशन है उसके बारे में। बॉडी में क्या करेंगे यार, हमारे पास ऑल सीन्स को बताएंगे विथ एग्जाम्पल्स। कंक्लूजन में विथ द वे फॉरवर्ड यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे। ओके, सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सीन विच इज ऑल्सो नोन एज 7 सोशल सीन्स या फिर 7 ब्लंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आर बिलीव्ड, है ना, कुड अंडरमाइन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस। महात्मा Gandhi's concept of the 7 sins, also known as the 7 social sins or the 7 blunders of the world, are a set of principles that he believed could undermine human progress and happiness। ठीक है, और इनकी जो 7 सीन्स हैं वो कौन कौन से हैं यार? देखो, wealth without work is a type, is a under 7 scene। science without humanity, commerce without morality, worship without sacrifice, knowledge without character,
है ना, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस और कॉन्शियंस, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस एंड पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। ये सब 7 सीन के अंदर आता है गांधी जी के। धीरे धीरे हम हर सीन के बारे में बताएंगे और इसके एग्जाम्पल्स के साथ इसको सब्सटेंशिएट करेंगे। सबसे पहले तो क्या है हमारे पास, जो वेल्थ विदाउट वर्क। पहला सीन क्या है, वेल्थ विदाउट वर्क। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास सामने से समझ आ रहा है यार, इट इज़ अ केसेस ऑफ करप्शन, फ्रॉड, ये सब चीज़ें की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 2018 के अंदर जो पंजाब नेशनल बैंक का जो स्कैम हुआ था, वे फ्रॉडुलेंट लेटर्स ऑफ द क्रेडिट्स वेर इशूड टू कंपनीज, है ना, विदाउट एनी अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन, जिससे एक बार लगभग 1.8 बिलियन US डॉलर का लॉस हुआ था। तो एक तरह से वो वेल्थ है ना, एक तरह से फ्रॉड ही है वो। 2018 पंजाब नेशनल बैंक स्कैम where fraudulent letters of credit was or were issued to companies without any underlying transactions। दूसरा क्या है, दूसरा सीन इज प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस। प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस। एग्जाम्पल की बात करें तो द इम्पैक्ट ऑफ फास्ट फैशन ऑन द environment and the exploitation of worker in the garment industry। तो वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर की बात करें, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे 2011 में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो चीटिंग स्कैंडल था, जहाँ पे 100 स्टूडेंट्स से ना ज़्यादा, 100 से ज़्यादा लोग जो थे दे वर इम्प्लीकेटेड इन द चीटिंग स्कैंडल, है ना, जो कि होम एग्ज़ाम ले रहे थे उन लोग के। सो दी 2011 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चीटिंग स्कैंडल where over 100 students were implicated in a cheating scandal involving a take home exam। ओके, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। यहाँ पे हमारे पास कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि जो हमारे पास राणा प्लाजा जो बिल्डिंग कोलैप्स था बांग्लादेश में, वो हमारे पास एग्जांपल हो गया यार, जहाँ पे है ना वर्कर वेर किल्ड ड्यू टू पुअर वर्किंग कंडीशंस, है ना। बिल्डिंग जो है बहुत सारे, है ना, बिल्डिंग कंडीशन ठीक नहीं थे, इसीलिए कोलैप्स की वजह से अराउंड 10-1100 वर्कर्स, गारमेंट वर्कर्स की डेथ हो गई थी। ठीक है, राणा प्लाजा
बिल्डिंग कोलैप्स इन बांग्लादेश इन 2013, कॉमर्स विदाउट मोरलिटी, साइंस है ना, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो अफ्रीकन अमेरिकन मेंस वेयर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन द स्टडी ऑन नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ अनट्रीटेड साइफिल्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे पास टस्गी सिफिलिस स्टडी जो है ना, ये जो स्टडी था इसमें हमारे पास जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको नेचुरल प्रोग्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो एक तरह से क्या है, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एग्जाम्पल ना। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस एग्जाम्पल की बात करें तो जो ईस्टर्न संडे बॉम्बिंग था श्रीलंका के अंदर वो हमारे पास दे सकते हैं यार यहाँ पे। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस की बात कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास 2019 के अंदर जो ईस्टर्न श्रीलंका के अंदर जो ईस्टर्न संडे बॉम्बिंग्स थी इन श्रीलंका है ना, वी आर इंजर्ड है ना बिकॉज ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग टारगेटिंग ऑफ चर्चेस एंड होटल्स। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल की बात करें तो जो हमारे पास वाटर गेट स्कैंडल था वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल बोल सकते हो यार, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल का एग्जाम्पल बोल सकते हो। ओके, वाटर गेट स्कैंडल इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो कि 1970s में हुए थे। सो ये सब चीज़ हमको क्या बता रहा है यार, क्लास में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड अवॉइडिंग दिस 7 सीन्स वी कैन स्ट्राइव टुवर्ड अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड है ना, जहाँ पे हमारे पास एथिकल गवर्नेंस एंड ह्यूमन डिग्निटी को हमारे पास वैल्यू दे सकें। सो दस बाय रिकॉग्नाइजिंग and avoiding this 7 sin we can strive toward a more just and equitable world that values ethical governance and human dignity। ओके, तो इस प्रकार से तो कंक्लूड कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डिस्कस महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सीन्स। तो हमने इंट्रोड्यूस किया कि देखो भाई ये जो 7 ब्लंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं इनको, ये क्या बता रहे हैं कि ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि अंडरमाइन कर सकते हैं मैन के प्रोग्रेस को एंड हैप्पीनेस को। 7 सीन्स के अंदर क्या है, वर्क विदाउट है ना, वेल्थ विदाउट वर्क है ना, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वेल्थ विदाउट वर्क, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने हर एक का एग्जांपल, जैसे कि वेल्थ विदाउट वर्क का एग्जांपल में क्या दिया भाई, हमें पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम एग्जांपल दिया है ना। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी में हमने किसका एग्जांपल दिया, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी में हमने किसका एग्जांपल दिया, यहाँ पे साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी हमने नहीं बताया। ठीक है, तो नॉलेज विदाउट कॉमर्स की बात की अगर हमने, तो नॉलेज विदाउट कॉमर्स में हमने किसका एग्जांपल दिया भाई, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कैम था उसकी बात की। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस में हमने किसकी बात की है ना, दैट इज रीजन विदाउट सेक्रीफाइस में हमारे पास जो ईस्टर्न संडे बॉम्बिंग थी श्रीलंका के अंदर उसकी बात की। एंड नॉलेज विदाउट कैरेक्टर में हमने किसकी बात की, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कैम था उसका। कॉमर्स विदाउट साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी की बात की है क्या, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे हमने बस जो टस्की सिफिलिस स्टडी थी उसकी बात की। ठीक है, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस के अंदर हमने किसकी बात की यार, है ना, इम्पैक्ट ऑफ द फास्ट फैशन की बात की। ठीक है, तो वही है, वेल्थ विदाउट वर्क में हमने पंजाब नेशनल बैंक, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस में जो फास्ट फैशन के ऊपर, फास्ट फैशन ग्रोइंग इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट रहा है वर्कर्स
पे मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसकी बात की। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर में हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चीटिंग स्कैंडल्स की बात की यार। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी में जो राणा प्लाजा बिल्डिंग कोलैप्स था बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स दब के मर गए थे यार, है ना, गारमेंट फैक्ट्री थी वो, ठीक है ना। तो जैसे बोल सकते हैं कॉमर्स विदाउट मोरालिटी है। एंड साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी में टस्की सिफिलिस स्टडी, जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स को उनके मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि उनके कंसेंट के बिना, कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना ऐसे साइफिलिस की नेचुरल प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ है भाई, है ना। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, हमने ईस्टर्न संडे बॉम्बिंग जो श्रीलंका में हुए थे उसकी बात की। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल में जो वाटर गेट स्कैंडल्स थे, है ना, कहाँ पे हमारे पास यूएसए के अंदर यार, जहाँ पे क्या होता था, जो प्रेसिडेंट थे निक्सन, है ना, एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वेयर सीरीज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व थे, लाइक बर्गलरी, है ना, वायर टैपिंग, ये सब चीज़, अटेम्प्ट ऑफ सॉबर्टेज, है ना, देर पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कमजोर करने के। तो इसकी क्या है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल है। तो हमने बताया कि देखो यार बहुत ज़रूरी है कि रिकॉग्नाइज करें एंड अवॉइड करें ये 7 सीन को, है ना, एंड जिससे हम क्या कर पाएंगे, जस्ट सोसाइटी, इक्विटेबल सोसाइटी बना पाएंगे जहाँ पे एथिकल गवर्नेंस हो, है ना, ह्यूमन डिग्निटी पे रेस्पेक्ट किया जाए, ह्यूमन डिग्निटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एनालाइज जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। जो सोशल जस्टिस कॉन्सेप्ट था जॉन रॉल्स का, उसको एनालाइज करना है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं भाई, एनालाइज जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे भाई, जो रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ सोशल जस्टिस उसको थोड़ा सा बता के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बॉडी के अंदर रिलेवेंस बताएंगे यार, जॉन रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, है ना, इसको एग्जांपल के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे। एंड कंक्लूजन के अंदर हम कंक्लूड करेंगे विद अ वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि देखो जॉन रॉल्स जो थे एक प्रोमिनेंट फिलोसोफर्स थे यार, इनको जाना जाता है फॉर हिज वर्क इन सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस revolves around the idea of distributive justice, which emphasizes the fair distribution of social goods and resources among members of society। ओके, इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में, बिकॉज जो सोशल जस्टिस का जो इनका कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में रिवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल पहला जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, है ना। इनका जो सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है रिवॉल्व्स अराउंड द एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। फॉर एग्जांपल जो रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया है विच एम्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू दी हिस्टोरिकली मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज, है ना, किसमें, एजुकेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। इट अलाइंस विथ व्हाट, it aligns with the Rawls principle of fair equality of opportunity। The reservation system in India which aims to provide equal opportunities to historically marginalized communities in education and employment।
It aligns with what? Aligns with Rawls principle of fair equality of opportunity. ओके दूसरा अगर हम बात करें तो है ना, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात है, फॉर एग्जांपल है ना, जो मनरेगा है जो कि गारंटीड लेबर की प्रोवाइड करता है या फिर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की बात करता है ना, एक तरह से वो क्या कर रहा है, इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड एड्रेस इनइक्वालिटीज बाय प्रोवाइडिंग इनकम एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. ओके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का एग्जांपल क्या है भाई? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट एम्स टू reduce poverty and address inequalities by providing income and livelihood opportunities. To marginalized कम्युनिटीज़. ओके और कैसे भाई? सोशल कोऑपरेशन को किस तरह से, जो ये रॉल्स का कॉन्सेप्ट है सोशल जस्टिस का, वो क्या करता है यहाँ पे, ये सोशल कोऑपरेशन है, कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है. फॉर एग्जाम्पल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट है इंडिया के अंदर, वेयर वुमेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये क्या बता रहा है? इट एक्सेम्प्लीफाइज द आइडियाज ऑफ सोशल कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव एक्शन. The self-help group SHG movement in India exemplifies the idea of social cooperation and collective action to uplift marginalized sections of societies. ओके और भी जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो इनका जो कॉन्सेप्ट सोशल जस्टिस है वो क्या करता है? ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस पे फोकस करता है. फॉर एग्जांपल जो हमारे पास शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, इट प्रमोट व्हाट? सोशल जस्टिस बाय एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड एंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट्स. सो ह्यूमन राइट्स एंड, मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आप 2-3 नहीं लिख सकते हो यार, ठीक है? आपको कितना वर्ड चाहिए उस हिसाब से, है ना? सो ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस का फॉर एग्जाम्पल the schedule caste and schedule tribes prevention of atrocities act promote social justice by addressing discrimination and ensuring equal
ट्रीटमेंट। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट 10 बाय एम्फेसाइजिंग अपॉन व्हाट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स एंड रिसोर्स एज वेल एज हमारे पास जब इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी भी ध्यान देंगे तो जो रॉल्स का जो थ्योरी है ना, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, है ना, दे कैन क्रिएट मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। देखते से सारा कंक्लूजन मेरा एक जैसा ही होता है और आप इसी तरह से एक प्रोस्पेक्टिव कंक्लूजन डाल सकते हो यार। बाय एम्फेसाइजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ social good and resources as well as economic and social equality, Rawls theory can contribute to creating a more just and equitable society in India। ओके, इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं भाई। तो क्वेश्चन क्या था यार? क्वेश्चन था एनालाइज जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो हमने बताया पहले तो सोशल जस्टिस का जो इनका कॉन्सेप्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के आइडिया पे बेस्ड है यार। रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है हमने बताया द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जहाँ पे इंडिया के अंदर रिजर्वेशन जो सिस्टम है एक तरह से एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो रॉल्स का जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उसके ऊपर बेस्ड है ना। जो रॉल्स का जो प्रिंसिपल है ना, उसके ऊपर एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे हमारे पास इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल दे रहे हैं मनरेगा का, वहाँ पे हमारे पास दैट इज एमिंग टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड एड्रेस पोवर्टी। ठीक है, रिड्यूस पोवर्टी एंड एड्रेस इनइक्वालिटीज की बात करते हैं ना। मनरेगा के अंदर एक लीगल गारंटी मिलता है यार, है ना, पर ईयर रूरल हाउस होल्ड को कि 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तरह से वो जो रॉयल्स का कॉन्सेप्ट है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स उसके ऊपर बेस्ड है यार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की बात की तो हमने मनरेगा की बात की। सोशल कॉर्पोरेशन के अंदर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की, जो यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन देखने को मिलता है यार। मार्जिनलाइज सेक्शन आपस में अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एक्शन लेते हैं, सोशल कोऑपरेशन देखने को मिलता है ना। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस केस में हमने क्या बताया? हमने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में बताया, जहाँ पे जो कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है यार, है ना। एक तरह से लीगल रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ना। ये भी एक तरह से रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस है, सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट 10 बाय एम्फेसाइजिंग ऑन द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स एंड रिसोर्स, है ना, एज वेल एज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, हमारे पास हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द सोसाइटी एंड एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी बना सकते हैं इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है यार, डिस्कस द पब्लिक सर्विस कोड एज रिकमेंडेड बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है, तो हमको बात सी करनी है जो पब्लिक सर्विस कोड जो कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंड किए थे। क्वेश्चन क्या है भाई, फिर से पढ़ता हूँ। डिस्कस द पब्लिक सर्विस कोड एज रिकमेंडेड बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? हम पब्लिक सर्विस कोड के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे यार? जो 10 प्रिंसिपल्स है पब्लिक सर्विस कोड को उसको बताएंगे। थोड़ा मोड़े रिकमेंडेशन जो कि सेकेंड ARC ने बताया था उसके बारे में बताएंगे। एंड कंक्लूजन में विद अ प्रोस्पेक्टिव वे फॉरवर्ड यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे। So what is public service code? The public service code that is recommended by the second administrative reform commission is a
comprehensive set of guidelines, है ना, which aimed at promoting good governance and ethical conduct in public service in India. ओके, एथिकल कंडक्ट एंड गुड गवर्नेंस को करने की बात करता है पब्लिक सर्विस गुड, है ना। एंड इसमें हमारे पास 10 कोर प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी। सो प्रिंसिपल्स को यहाँ पे हम बताते जाएंगे यार। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक सर्विस कोड। पहला क्या है? इंटीग्रिटी, है ना, बिकॉज पब्लिक सर्वेंट मस्ट मेंटेन हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड अवॉइड एनी बिहेवियर दैट कुड बी परसीव्ड एज करप्ट और अनएथिकल, है ना। मस्ट मेंटेन high level of integrity ठीक, थोड़ा सा लिखते हैं यार, है ना, पहला में थोड़ा सा लिख लेते हैं। मस्ट मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड अवॉइड एनी बिहेवियर that could be perceived as corrupt or unethical। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एक लाइन में, ठीक है। उसके बाद impartiality, treat all citizen equally। Public servant must treat all citizens equally, है ना। Objectivity, public servant must make decision based on objective criteria, and public servant must avoid any personal bias and preference. Public servant must avoid any personal biases। Accountability, public servant must be accountable for their action and decision and should be willing to accept responsibility for any mistake or failure। should be accountable for their actions and openness। Public servants should be transparent in their dealings with the public and provide information and access to public records whenever possible। Transparent in their dealing with public। ट्रांसपेरेंट के बाद ऑनेस्टी, पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी ट्रूथफुल इन देयर कम्युनिकेशन विद द पब्लिक। पब्लिक सर्वेंट मस्ट अवॉइड any misleading or false statements। Professionalism,
Public servant exhibit a high level of professionalism in their work, including knowledge, skills, and ethical conduct. Public servant must exhibit high level of knowledge, skills, and ethical conduct. High level of knowledge, skills, and ethical conduct. 8 नंबर में क्या है? रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, है ना. पब्लिक सर्वेंट मस्ट रेस्पेक्ट ऑल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन, इंक्लूडिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्लूडिंग द राइट टू डिग्निटी, प्राइवेसी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए. पब्लिक सर्वेंट मस्ट प्रायोरिटाइज देयर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. ना, और एथिकल गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए उनको. These are the 10 प्रिंसिपल्स जो कि पब्लिक सर्विस कोड के अंदर इंक्लूड हैं. सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस बाय एडहरिंग टू दी principles outlined in the code, public servant can contribute to the development of more transparent and efficient and responsive public service sector. Principles in the code, public servants can contribute to the development of a more transparent, efficient, and responsive public service sector. ओके, तो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं भाई. तो क्वेश्चन क्या था यार? क्वेश्चन था डिस्कस द पब्लिक सर्विस कोड एज रिकमेंडेड बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन. ठीक है, जो हमारे पास सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था उसने कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस दिए थे फॉर गुड गवर्नेंस एंड एथिकल कंडक्ट, जिसमें 10 है हमारे पास, 10 प्रिंसिपल्स हैं ऑफ इंटीग्रिटी. मतलब जो सिविल सर्वेंट है उसको करप्ट नहीं होना है भाई, अनएथिकल नहीं होना है ना. कोई भी हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन रखना है, ऐसा कोई भी वेन नहीं करना जो कि गलत हो, है ना. सो इम्पार्शियलिटी, है ना, सब सिटीजन को इक्वली ट्रीट करना है, उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन या फिर फेवरेटिज्म. ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, कोई पर्सनल बायसेस या प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए. डिसीजन हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज पे, फैक्ट्स पे बेस होने चाहिए. अकाउंटेबिलिटी, जो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए शुड बी अकाउंटेबल ऑफ देयर एक्शन. मतलब, है ना, कोई भी मिस्टेक करे, कोई भी फेलियर करे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे यार. वो ओपन होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट को. मतलब जब भी वो पब्लिक के साथ डील करे तो चीज़ें ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए, है ना. हमारे पास पब्लिक रिकॉर्ड की जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको एक्सेस दे सके लोगों को जब भी ज़रूरत है ना. ऑनेस्टी होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट के अंदर. मतलब मिसलीडिंग या फिर फॉल्स स्टेटमेंट ना दे पब्लिक को यार, है ना. ठीक है ना, ट्रूथफुल हो उसके कम्युनिकेशन में. प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करे. पब्लिक सर्वेंट शुड एक्सिबिट अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज, मतलब हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जिसमें क्या आता है यार, नॉलेज, स्किल्स एंड एथिकल कंडक्ट एंड रेस्पेक्ट हो ह्यूमन राइट्स के लिए, है ना. ह्यूमन राइट्स के रेस्पेक्ट में हमारे पास जैसे कि राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए. सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए ओवर, है ना,
पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। एथिकल गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज जो हाई स्टैंडर्ड है ना, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट पे काम करना चाहिए। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट 10 बाय एडरिंग टू दिस प्रिंसिपल्स, जो कि 10 प्रिंसिपल यहाँ पे इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, प्रोफेशनलिज्म, डिग्निटी फॉर ह्यूमन राइट, सर्विस ओरिएंटेड, एथिकल गवर्नेंस। अब इसको हम एडहेयर करेगा कोई पब्लिक सर्वेंट, हमको एडहेयर रखना है यार, इसको जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं पब्लिक सर्वेंट को ही, ठीक है। व्हाट इज अ पब्लिक सर्वेंट? बेटर सिटीजन, एंड बेटर सिटीजन बनने के लिए सब चीज़ बहुत जरूरी है। तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना। पब्लिक सेक्टर को डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जो सिटीजन है एक बेटर लाइफ जी पाए, और इससे ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, रेस्पॉन्सिव पब्लिक सेक्टर तो बना ही सकते हैं यार। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए, जो कि 2016 में क्वेश्चन आए थे 6 एथिक्स के अंदर, जीएस पेपर 4।